स्कूल में मेरी बचपन की दोस्त मेरे सामने ऐसे बर्ताव करती है जैसे वो मुझे जानती ही नहीं, लेकिन घर आते ही वही मेरे कंबल में घुसकर चिपक जाती है। आज क्लास में भी वो मेरे साथ बिल्कुल ठंडी और दूरी बनाकर पेश आ रही थी, जैसे हम दोनों सिर्फ अजनबी हों। मैं फांग युआन हूं। मम्मी पापा काम के सिलसिले में बाहर चले गए, इसलिए मुझे उसके साथ एक ही घर में रहना पड़ा। दूसरों के सामने वो एक हाई क्लास, ठंडी और खूबसूरत लड़की है, लेकिन पीछे से एक छोटी शैतान है जो हर वक्त मुझसे चिपकी रहती है, और उस राज को जानने वाला दुनिया में सिर्फ मैं हूं। जब उसने गलती से मेरे बिस्तर पर छूटे अपने नाइट सूट की फोटो खींचकर मुझे भेजी और साथ में गुस्से वाला इमोजी लगाया, तभी मुझे समझ आ गया कि इस बार मैं मुसीबत में पड़ चुका हूं। बड़े हो गए हो फांग युआन? इस सवाल के सहायक तरीके की व्याख्या तुम करके दिखाओ। शिक्षक की आवाज गूंजी और पूरी क्लास की नजरें खिड़की के पास वाली कतार की तीसरी सीट पर बैठे लड़के की तरफ मुड़ गईं। मैं फांग युआन धीरे धीरे खड़ा हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की से आती धूप मेरे चेहरे पर हल्के हल्के उजाले के धब्बे बना रही थी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने शांति से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा और दिमाग में तेजी से आकृति के कटाव और घुमाव की कल्पना करने लगा। बिंदु ई से एक समतल खड़ा कीजिए, फिर उस समतल पर लंब रेखा खींचकर प्रतिच्छेद बिंदु से जोड़ दीजिए। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन साफ थी। जब मैं हल समझा रहा था, तभी मुझे एक परिचित लेकिन ठंडी नजर का एहसास हुआ। वो क्लास की पहली कतार से आ रही थी। वो मेरी बचपन की दोस्त थी, स्कूल की मशहूर बर्फ जैसी सुंदर लड़की बाई निंगबिंग। वो अपनी सीट पर सीधी बैठी थी। हाथ में महंगी मेटल पेंसिल थी और उसकी शांत आंखें बोर्ड पर टिकी हुई थीं, जैसे मैं भी बोर्ड पर बने किसी ज्योमेट्री के सवाल का हिस्सा हूं, एक ऐसा हिस्सा जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। दिखावा करती रहो, करती रहो। कौन सोच सकता था कि यही स्कूल की सबसे ठंडी और ऊंची पहुंच वाली लड़की, जो सबके सामने मुझे एक नजर तक नहीं देती, कल रात स्ट्रॉबेरी वाले गुलाबी नाइट सूट में मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। फांग युआन, लगता है मेरे कमरे का एयर कंडीशनर खराब हो गया है, बहुत ठंड लग रही है। उस समय मैं हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा और जानबूझकर छेड़ा, तो बिल्डिंग मैनेजमेंट को बुलाओ, मुझे क्यों बता रही हो? उसके होंठ तुरंत फूल गए। उसका छोटा सा गोरा चेहरा उदासी से भर गया, लेकिन उसकी उंगलियां तकिए के कोने को इतनी जोर से पकड़ रही थीं कि सफेद पड़ गई थीं। लेकिन अब बहुत रात हो गई है, तो हीटर चला लो। चला लिया, कोई असर नहीं। उसकी आवाज मच्छर जैसी धीमी थी। नजरें भी इधर उधर भटक रही थीं। वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं कर रही थी। मैं क्या तुम्हारा कंबल एक रात के लिए उधार ले सकती हूं? मैं लगभग हंस पड़ा। ये बहाना तो उस सहायक रेखा से भी ज्यादा टेढ़ा था जो अभी मैंने बोर्ड पर खींची थी। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने हेडफोन उतारे, बेबस होकर आह भरी और अपने कंबल का एक कोना उठा दिया। ठीक है, ड्रामा बंद करो और अंदर आ जाओ। वो तुरंत ऐसे खुश हो गई जैसे किसी छोटी बिल्ली को माफी मिल गई हो। फट से कंबल में घुस गई और पूरी आदत के साथ मेरी बाहों में सिमट गई। फिर आरामदायक पोजीशन भी खुद ही बना ली। उसका हल्का ठंडा चेहरा मेरी छाती से लगा हुआ था। वो पूरी तरह संतुष्ट लग रही थी। फांग युआन, तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है। जरा इस लड़की का दोहरा रूप तो देखो। अभी इसी समय क्लास में वो ऐसी दिख रही थी जैसे कोई स्वर्ग की परी हो जिसे दुनिया की धूल तक न छू सके, और मैं सिर्फ एक साधारण लड़का था जो गणित थोड़ा अच्छा जानता था और भीड़ में एक आम इंसान की तरह मौजूद था। सर, मेरा समाधान पूरा हो गया। शिक्षक चंद गुहावा ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, सोचने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है, बैठ जाओ। जैसे ही मैं बैठा, मेरी नजर अनजाने में पहली कतार की तरफ गई। बाई निंगबिंग के चेहरे पर अभी भी बर्फ जैसी शांति थी, लेकिन उसकी पेन घुमाने की हरकत एक पल के लिए रुक गई। ये छोटी शैतान। तभी घंटी बजी और पूरी क्लास शोर से भर गई। मेरा सबसे अच्छा दोस्त हाउशवाई तुरंत मेरी सीट के पास आया और कोहनी मारते हुए बोला, भाई फांग युआन, तू कमाल है। ये सवाल तो मुझे समझ ही नहीं आया और तूने एक नजर में हल निकाल दिया। बस बेसिक ऑपरेशन था, मैंने बेरुखी से जवाब दिया और अपनी किताबें समेटने लगा। वैसे, हाउशवाई ने आंख दबाकर धीरे से कहा, हमारी क्लास मॉनिटर को देख, खूबसूरत, पढ़ाई में टॉप और ऊपर से इतना हाई क्लास स्वभाव, बिल्कुल किसी नॉवेल की हीरोइन जैसी। बता, आखिर कैसा इंसान होगा जो उसे पटाने में सफल होगा? मेरी नजर बाई निंगबिंग पर गई। वो धीरे धीरे अपना बैग समेट रही थी, लेकिन उसके सुंदर कान हल्के लाल हो गए थे। मेरे होठों पर एक मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान आ गई। मैंने जानबूझकर थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, कौन जाने, शायद उसे कोई दबंग सीईओ टाइप इंसान पसंद हो। वैसे भी हमारे जैसे साधारण लोगों पर तो वो ध्यान नहीं देगी। हाउशवाई ने गंभीरता से सिर हिलाया। सही बात है, हमारे जैसे आम लोग तो बस सपने ही देख सकते हैं। तभी बाई निंगबिंग ने अपना बैग उठाया और खड़ी हो गई। उसकी नजर सीधे सामने थी। जब वो हमारे पास से गुजरी तो उसके शरीर से आती फूलों की हल्की खुशबू हवा की तरह मेरी नाक से टकराई। शुरू से आखिर तक उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, जैसे मैं हवा से ज्यादा कुछ नहीं। हाउशवाई अभी भी भावुक होकर बोल रहा था,
देखा, यही होती है देवी, बस चलती भी है तो लगता है जैसे कोई परी धरती पर उतर आई है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे क्लास से बाहर जाते हुए देखता रहा और मन ही मन सोचा, देवी वेवी कुछ नहीं, अगर कोई उसकी असली सच्चाई जान ले तो हैरान रह जाएगा। यही स्कूल वाली घमंडी देवी कल रात मेरे कंबल में घसी थी और जाते जाते अपना प्यारा भालू वाला नाइट सूट मेरे बिस्तर पर भूल गई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही मैंने बैग उठाया और बाहर निकल गया। पीछे से हाउसवाई चिल्लाया, फांग युवान, बास्केटबॉल खेलने चलेगा? नहीं, घर पर काम है। मैंने बिना पीछे देखे हाथ हिला दिया। घर का काम कुछ नहीं था, मुझे जल्दी घर पहुंचना था, नहीं तो वो घमंडी लड़की पता नहीं खुद को भूखा रहकर क्या हाल बना लेगी। मेरा और बाई निंगबिंग का रिश्ता समझना मुश्किल नहीं है। हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं, बचपन से हम एक ही कॉलोनी में बड़े हुए हैं। बाद में मेरा परिवार यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर उसके माता पिता को 2 साल के लिए विदेश जाना पड़ा, इसलिए उसे मेरे माता पिता के भरोसे छोड़ दिया गया। लेकिन किस्मत देखो, पिछले महीने मेरे माता पिता को भी दूसरे शहर के प्रोजेक्ट पर भेज दिया गया। जाने से पहले माँ ने बार बार मुझे समझाया, बिंग बिंग का अच्छे से ध्यान रखना। और इसी तरह हमारी ये अजीब सी साथ रहने वाली जिंदगी शुरू हुई। जैसे ही मैं घर पहुंचा और दरवाजा खोला, मेरी नाक में जली हुई किसी चीज की तेज गंध घुस गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैं जल्दी से रसोई की तरफ भागा और देखा कि बाई निंगबिंग एक कार्टून भालू वाली एप्रन पहने हुए धुएं से भरे एक बर्तन के सामने घबराई हुई खड़ी थी। उसके उस छोटे से चेहरे पर, जो आमतौर पर ठंडा और बेहद खूबसूरत दिखता था, इस समय कालिक की 2 काली लकीरें लगी हुई थीं। वो बिल्कुल उस छोटी बिल्ली जैसी लग रही थी जो चोरी छुपे कुछ खा रही हो और रंगे हाथों पकड़ी गई हो। बेचारी भी लग रही थी और बेहद प्यारी भी। अरे बाई निंगबिंग मैडम, क्या तुम अमृत बनाने की साधना कर रही हो? मैं रसोई के दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और खुद को छेड़ने से रोक नहीं पाया। मेरी आवाज सुनते ही उसका शरीर अकड़ गया। वो झटके से पलटी और मुझे देखते ही स्कूल वाली सारी ठंडी औरा गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसा चेहरा था जो उदासी और निराशा से भरा हुआ था। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाना चाहती थी। उसने उस काले पड़े रहस्यमयी पदार्थ की तरफ इशारा किया जो कभी खाना हुआ करता होगा। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे अभी रो पड़ेगी। किताब में तो बहुत आसान लिखा था, लेकिन ये अपने आप जल गया। उसका रोने वाला चेहरा देखकर मुझे एक साथ गुस्सा भी आया और हंसी भी। ठीक है, मेरी गलती है। मुझे इतनी देर से घर नहीं आना चाहिए था। मैं आगे बढ़ा, आदत से गैस बंद की, एग्जॉस्ट चालू किया और उसे रसोई से बाहर खींच लाया। तुम पहले बाहर जाओ, चेहरा देखो अपना, पूरा काला हो गया है। जाओ मुंह धो लो, यहां मैं संभालता हूं। उसने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी हो। फिर सिर झुकाकर रसोई से बाहर चली गई। मैंने इस तबाही वाले अपराध स्थल को देखा और बेबस होकर सिर हिलाया। इस लड़की में हर चीज अच्छी है, बस खुद की देखभाल करने की क्षमता लगभग शून्य है। सिर्फ वही खूबसूरत चेहरा लोगों को धोखा दे सकता है। जब तक मैं रसोई साफ करके 2 कटोरे नूडल्स बनाकर बाहर लाया, तब तक बाई निंगबिंग मुंह धोकर आरामदायक घर वाले कपड़े पहन चुकी थी। वो सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठी थी, एक तकिया पकड़े टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत सोफे से कूदकर नीचे आई और दौड़ती हुई डाइनिंग टेबल पर जाकर सीधे बैठ गई। फांगयान, तुम्हारे हाथ का खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। उसने चॉपस्टिक उठाई, नूडल्स का एक बड़ा घूंट लिया और खुशी से आंखें बंद कर लीं। वाह, खूब मक्खन लगा रही हो। मैंने ताना मारा। अगर स्वादिष्ट है तो ज्यादा खाओ, कम से कम फिर तुम दोबारा रसोई में जाकर अमृत बनाने की कोशिश नहीं करोगी और पूरा घर नहीं जला दोगी। उसने जीभ निकालकर मुझे मुंह चढ़ाया और फिर खाने पर टूट पड़ी। उसे इस तरह बिना किसी शालीनता के खाते हुए देखकर मेरे लिए ये कल्पना करना सच में मुश्किल था कि यही लड़की स्कूल की बर्फ जैसी खूबसूरत और ठंडी फ्लावर क्वीन है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी। मैं और हाउसवाइफ भी देखने चले गए। पता चला कि स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। फांगयान, तू भी नाम लिखवा दे। तेरे चेहरे और टैलेंट के साथ अगर तू स्टेज पर गिटार बजाकर एक गाना गा दे तो लड़कियां लाइन लगा देंगी। हाउसवाइफ मुझे उकसा रहा था, लेकिन मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे कार्यक्रमों में मुझे कभी मजा नहीं आता था। तभी भीड़ में अचानक हलचल मच गई। जल्दी देखो, वो लिन चौहान सीनियर है। वाह, लिन चौहान सीनियर कितने हैंडसम हैं। मैंने आवाज की दिशा में देखा। एक लंबा और बेहद आकर्षक लड़का नोटिस बोर्ड की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर धूप जैसी चमकती मुस्कान थी, जिससे आसपास की लड़कियां लगातार उत्साहित होकर फुसफुसा रही थीं। लिन चौहान 12वीं कक्षा का छात्र था, स्कूल बास्केटबॉल टीम का कप्तान था और स्कूल फोरम की सबसे ज्यादा डेट किए जाने की इच्छा वाले लड़कों की सूची में हमेशा पहले स्थान पर रहता था। मुझे उससे कोई खास मतलब नहीं था। मैं हाउसवाइफ को लेकर वहां से जाने ही वाला था कि मैंने देखा उसका लक्ष्य नोटिस बोर्ड नहीं था। वो सीधे बाई निंगबिंग की तरफ बढ़ रहा था। संयोग से बाई निंगबिंग भी वही नोटिस देख रही थी। उसके साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्त सोंग रुई भी थी। बाई निंगबिंग ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिन चौहान ने अपनी भारी और मर्दाना आवाज में कहा,
मैं स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से तुम्हें इस बार के स्कूल समारोह में भाग लेने का निमंत्रण देने आया हूं। क्या तुम पियानो पर एक धुन बजाओगी? आसपास तुरंत सन्नाटा छा गया। सभी लोग सांस रोककर इस दृश्य को देखने लगे। स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का स्कूल की फ्लावर क्वीन को निमंत्रण दे रहा था। अगर यह सफल हो जाता तो पूरे साल की सबसे बड़ी खबर बन जाती। बाई निंगमिंग ने सिर उठाया। उसकी शांत आंखें लिन चवान के चेहरे पर पड़ी। फिर उसने बिना किसी भाव के सिर हिला दिया। माफ कीजिए, मुझे दिलचस्पी नहीं है। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसका इनकार बेहद साफ और दृढ़ था। जरा भी झिझक नहीं थी। लिन चवान के चेहरे की मुस्कान जम गई। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी सीधे मना कर दिया जाएगा। क्या जूनियर एक बार फिर से नहीं सोच सकती? ये खुद को दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। मैं कह चुकी हूं, मुझे दिलचस्पी नहीं है। इस बार बाई निंगमिंग की आवाज में साफ अधीरता थी। लिन चवान का चेहरा थोड़ा खराब हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपना संयम बनाए रखा और कुछ कहने की तैयारी ही की थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बाई निंगमिंग अचानक पलटी। उसकी नजर भीड़ को चीरती हुई बिल्कुल सटीक तरीके से मुझ पर आकर रुकी। फिर सभी लोगों की डरी हुई आंखों के सामने उसने अपनी पतली उंगली उठाई और मेरी दिशा में इशारा किया। मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं, सही कहें तो वो मेरे बगल में खड़े हाउसवाइफ से बात कर रही थी। वहां खड़े छात्र, कृपया उस सीनियर से कह दो कि वो मेरे आदमी से दूर रहें। हाउसवाइफ वही पत्थर बन गया। उसका मुंह इतना खुल गया कि उसमें पूरा अंडा आ जाता। आसपास की भीड़ भी तुरंत फट पड़ी। मैं भी पूरी तरह जाम हो गया था। ये स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा ही गलत दिशा में जा रही थी। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया का म्यूट बटन दब गया हो। अगले ही पल पूरा माहौल विस्फोट की तरह गूंज उठा। हे भगवान, मैंने अभी क्या सुना? बाई निंगमिंग ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है। ये किसकी बात कर रही थी? फांगियान? नहीं, उसने तो उस मोटे लड़के से बात की थी। इस समय हाउसवाइफ का दिमाग पूरी तरह बंद हो चुका था। वो मशीन की तरह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई एलियन हूं। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और इस सारे हंगामे की असली मास्टरमाइंड बाई निंगमिंग थी। बम गिराने के बाद उसने लिन चौहान के बदसूरत चेहरे की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसने अपनी उतनी ही हैरान दोस्त सॉन्ग रोई का हाथ पकड़ा और सीधे वहां से चली गई। उसकी पीठ बेहद बेफिक्र और शानदार लग रही थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, चारों तरफ से आती जिज्ञासु, हैरान और बेहद खोजी नजरों को महसूस करते हुए मेरा सिर सुन्न हो गया। अरे मैडम, आप आखिर कौन सी स्क्रिप्ट खेल रही हैं? अगर आपको अपने चाहने वालों से पीछा छुड़ाना था तो खुद को उड़ाने वाला तरीका चुनने की क्या जरूरत थी? और ऊपर से बात भी हाउसवाइफ से कही। अब तो कमाल हो गया। पूरा स्कूल जान चुका था कि बर्फ जैसी फ्लावर क्वीन का एक रहस्यमयी आदमी है, और मैं जो असली व्यक्ति था और हाउसवाइफ दोनों ही पूरे स्कूल के सबसे बड़े संदिग्ध बन चुके थे। इस समय लिन चुआन का चेहरा बेहद बदसूरत हो चुका था। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं थीं, जांच पड़ताल, नाराजगी, असंतोष और यहां तक कि एक हल्की सी चेतावनी भी। फिर वो बिना एक शब्द बोले मुड़ा और वहां से चला गया। इस तरह स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के द्वारा फ्लावर क्वीन को पटाने का नाटक एक बेहद अजीब अंत के साथ खत्म हुआ। पूरे दोपहर में क्लास में ऐसे बैठा रहा जैसे आग के ढेर पर बैठा हूं। मैं जहां भी जाता मुझे लगता लोग पीछे से मेरी तरफ इशारा करके बातें कर रहे हैं। हाउसवाइफ तो पूरी तरह पागलपन की हालत में पहुंच चुका था। छुट्टी होते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फांग्युआन, सच सच बता, तुम्हारा और क्लास मॉनिटर का आखिर रिश्ता क्या है? जिस आदमी की बात उसने की थी, क्या वो तुम हो? और उसने मुझसे ही क्यों कहा? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पसंद करती है? मैंने उसके माथे पर एक चपत लगा दी। दिन दहाड़े सपने देखना बंद कर, दफा हो जा। तो आखिर मामला क्या है? हाउसवाइफ ने सिर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर दर्द भरा भाव था। मैं अभी बहुत दबाव में हूं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे स्कूल के लड़के मुझे काट कर खा जाना चाहते हैं। मैं क्या जवाब देता? अगर मैं कहूं कि हम सिर्फ साथ रहते हैं और बचपन के दोस्त हैं, तो क्या कोई यकीन करेगा? सच कहूं तो मैं खुद भी विश्वास नहीं करता। तभी सीन शिफ्ट होता है। स्कूल खत्म होने के बाद पहली बार मैं सीधे घर नहीं गया। मैं खेल मैदान में 10 चक्कर दौड़ा। जब तक पूरा शरीर पसीने से भीग नहीं गया, तब तक दिल की झुंझलाहट थोड़ी कम नहीं हुई। जब मैं घर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। घर में असामान्य रूप से शांति थी। लिविंग रूम की लाइट बंद थी। सिर्फ बाई निंगमिंग के कमरे की दरवाजे की दरार से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने जूते बदले और उसके कमरे के दरवाजे तक जाकर कई बार दस्तक दी। बाई निंगमिंग। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं घर आ गया हूं, मैंने फिर कहा, लेकिन अंदर अब भी मौत जैसी खामोशी थी। ठीक है, मैं मन ही मन चढ़ गया। अब घर आकर भी मेरे साथ ठंडा व्यवहार करोगी? स्कूल में तुम्हारी वजह से इतना बड़ा काला बर्तन मुझे उठाना पड़ा और अब तुम मुझे ही चेहरा दिखा रही हो। मेरे दिल का गुस्सा फिर से भड़क उठा। ठीक है, तुम जीत गई, तुम सबसे महान हो। मैं मुड़ा और रसोई में चला गया। फ्रिज खोला तो अंदर लगभग कुछ भी नहीं था। बहुत बढ़िया, रात का खाना भी नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, अलमारी से इंस्टेंट नूडल्स निकाले और खुद ही खाना बनाने लगा। उस पूरी रात हम दोनों में से किसी ने किसी से बात नहीं की। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई और मैं भी उसे बुलाने नहीं गया।
साथ रहने के बाद ये हमारी पहली असली कोल्ड वॉर थी। नूडल्स खाकर नहाकर मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जितना सोचता उतना ही मन खराब होता। यह आखिर कैसा अजीब मामला है। पता नहीं कब आधी नींद में था कि अचानक एक बहुत हल्की सी खट की आवाज सुनाई दी। मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से धीरे से खुला था। मैं तुरंत सतर्क हो गया, सांस रोककर सोने का नाटक करने लगा, लेकिन आंखों को हल्का सा खोलकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैल रही थी और उसमें एक पतली सी परछाई दिखाई दी। वो बाई निंगबिंग थी। उसकी बाहों में उसका पसंदीदा खरगोश वाला तकिया था और उसने वही गुलाबी स्ट्रॉबेरी वाला नाइट सूट पहना था जो पिछली रात पहना था। वो धीरे धीरे मेरे बिस्तर तक आई। मैं बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा। अंधेरे में मैं उसकी थोड़ी बिखरी हुई सांसों की आवाज तक सुन सकता था। काफी देर बाद उसने मच्छर से भी धीमी आवाज में, जिसमें रोने की हल्की झलक थी, बेहद दुखी होकर कहा, फांगीवान, क्या तुम सो गए हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मरने का नाटक जारी रखा। वो कुछ देर और इंतजार करती रही। जब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो शायद उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। उसने एक उंगली बढ़ाई और धीरे से मेरी बाह को छुआ। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने फिर भी उसे नजरअंदाज किया। इस बार वो सच में घबरा गई। उसकी आवाज में सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। माफ कर दो ना, आज मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वो लिंचवान बार बार मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं परेशान हो गई थी, इसलिए कुछ भी बोल दिया। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने उस मोटे लड़के से क्यों कहा। उस समय मेरा दिमाग गर्म हो गया था। मैं बस चाहती थी कि तुम सुन लो, मुझे इग्नोर मत करो ना। वो बोलते बोलते नाक सुड़क रही थी। उसकी आवाज इतनी बेचारी लग रही थी कि दिल पिघल जाए। मेरा गुस्सा तो कब का खत्म हो चुका था। अब सिर्फ बेबसी और थोड़ी सी चिंता बची थी। लेकिन मैंने फैसला किया कि थोड़ी देर और उसे इग्नोर करूंगा, नहीं तो ये लड़की कभी अपनी आदत नहीं सुधारेगी। लेकिन अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि बिस्तर थोड़ा धंस गया है। वो खुद ही मेरे बिस्तर पर चढ़ाई थी और साथ में अपना खरगोश वाला तकिया भी ले आई थी। वो धीरे से मेरे बगल में लेट गई, फिर कंबल का एक कोना अपनी ऊपर खींच लिया और सावधानी से अपना हल्का ठंडा हाथ मेरी पीठ पर रख दिया। फांगीवान, मुझे भूख लगी है, उसने पीछे से नींद भरी धीमी आवाज में कहा। ये सुनते ही मैं तुरंत पलट गया। अंधेरे में उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उनमें डर भी था और थोड़ा मनाने वाला भाव भी। तुम्हें भूख भी लगती है? मैंने ताना मारा। मुझे तो लगा हमारी महान फ्लावर क्वीन सिर्फ सुबह की ओस पीकर जिंदा रहती है। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने होंठ भींच लिए और आंसू गिरने को तैयार हो गए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से सफाई दी। उसकी आवाज मोम जैसी मुलायम थी। मैंने फोन उठाकर देखा, सच में वीचैट पर उसके 200 मैसेज पड़े थे जो आधा घंटा पहले भेजे गए थे। स्क्रीन पर उसका नाम दिख रहा था, निंगबिंग। फांगीवान, क्या तुम अब भी नाराज हो? निंगबिंग को अपनी गलती समझ आ गई है। मैं सच में गलत थी। क्या तुम मुझसे थोड़ी बात करोगे? मैंने मन ही मन आह भरी, फोन को एक तरफ फेंका और बिस्तर पर बैठ गया। ठीक है, रोना बंद करो, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसके बाल बेहद मुलायम थे। क्या खाना चाहती हो? मैं बनाकर लाता हूं। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। जो आंसू अभी गिरने वाले थे वो एक पल में गायब हो गए। उसका मूड बदलने की स्पीड किताब के पन्ने पलटने से भी तेज थी। मुझे तुम्हारे हाथ का एग सैंडविच खाना है और गर्म दूध भी पीना है। वो मेरी बाह पकड़कर नखरे करने लगी। आधी रात को इतना सब खाओगी? मेरे मुंह से शिकायत निकली, लेकिन शरीर ने ईमानदारी से कंबल हटाया और मैं बिस्तर से उतर गया। रुको, बना कर लाता हूं। उसने जोर से सिर हिलाया, फिर कंबल को गले लगाकर बिस्तर पर बैठ गई, बिल्कुल उस छोटे लालची चूहे जैसी जो अपने खाने का इंतजार कर रही हो। उसकी चमकती हुई आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। मैं हार मानकर रसोई में चला गया। फ्रिज में रखी चीजों को खंगालकर सामग्री ढूंढने लगा। 15 मिनट बाद मैं एक प्लेट सैंडविच और एक कप गर्म दूध लेकर कमरे में वापस आया। मुझे देखते ही वो खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत प्लेट पकड़ ली, एक सैंडविच उठाया और बड़े बड़े कौर लेकर खाने लगी। उसके दोनों गाल फूल कर गोल हो गए थे। उसमें बर्फ जैसी फ्लावर क्वीन वाली जरा भी झलक नहीं बची थी। मैं बिस्तर के किनारे बैठकर उसे चटकारे लेकर खाते हुए देख रहा था और बेबस होकर सिर हिलाने लगा। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। बहुत स्वादिष्ट है। वो मुंह भरे हुए ही मेरी तारीफ करने लगी और अंगूठा दिखाकर मेरी तरफ इशारा किया। जब वो पेट भरकर खा चुकी और गर्म दूध भी पी चुकी, तब उसने संतुष्टि से एक लंबी डकार ली। तभी मैंने गंभीर चेहरा बनाकर हिसाब चुकता करना शुरू किया। अब बताओ, आज आखिर हुआ क्या था? तुम्हारा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया था क्या? उसे खुद भी पता था कि वो गलत थी। उसने गर्दन सिकोड़ ली और उसकी आवाज फिर से बहुत धीमी हो गई। मैंने पहले ही कहा ना, वो लिंचवान बहुत परेशान कर रहा था। मैं बस कोई बहाना ढूंढना चाहती थी ताकि वो हार मान जाए। तो तुम कह सकती थी कि तुम्हें कोई पसंद है, या साफ साफ कह देती कि तुम्हारा मंगेतर है। मुझे बीच में घसीटने की क्या जरूरत थी? ऊपर से हाउस श्वाई से कह दिया। तुमने जानबूझकर किया था ना?
उस समय सबसे पहले मेरे दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आया था। वो अपने कपड़ों का किनारा मरोड़ने लगी। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। और मैं चाहती थी कि बाकी लोग जान जाएं कि तुम मेरे हो। आखिरी शब्द बोलते बोलते उसकी आवाज धागे जितनी पतली हो गई, सुनाई भी मुश्किल से दे रही थी। उसके दोनों गालों पर हल्की गुलाबी लाली छा गई। मेरा दिल हल्का सा कांप गया। जो गुस्सा बचा था वो पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी भावना ने ले ही, जिसे मैं खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था। ठीक है, मैंने गला साफ किया ताकि अपनी असहजता छुपा सकूं। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो कोई बेवकूफी मत करना, समझी? उसने आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाया। और अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, लेकिन ये सुनते ही वो हिली तक नहीं। उल्टा उसने कंबल को और कसकर पकड़ लिया और सिर को ढोल की तरह तेजी से ना में हिलाने लगी। नहीं। क्यों नहीं? मैं अकेले सोने से डरती हूं। इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी डरती हो? मैं सच में हंसूं या रोऊं समझ नहीं पा रहा था। तभी बाहर अचानक जोरदार बिजली चमकी। रात का आसमान एक पल के लिए चीरता हुआ सफेद प्रकाश फैल गया। अगले ही पल कान फाड़ देने वाली गरज गूंज उठी। आह! बाइनिंग मिंग चीख पड़ी। वो डरी हुई खरगोश की तरह सीधा मेरी बाहों में आ घुसी और कांपने लगी। बिजली! उसकी आवाज भी कांप रही थी। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मैं साफ महसूस कर सकता था उसके नरम शरीर की गर्मी और तेज धड़कते दिल की धड़कनें। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। मटर जितने बड़े बूंद खिड़की पर लगातार टकरा रहे थे। गरज भी एक के बाद एक गूंज रही थी। मेरी बाहों में सिमटी लड़की और ज्यादा कांपने लगी। फांगवान, मुझे डर लग रहा है। मैं और क्या कर सकता था? मैंने अपनी बाहें फैलाईं और धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाने लगा, जैसे किसी छोटे बच्चे को शांत कर रहा हूं। डरो मत, मैं यहां हूं। वो मेरी छाती में और गहराई से सिमट गई, जैसे कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही हो। फिर धीमी आवाज में बोली, फांगवान, आज रात हम साथ में सो सकते हैं? ये लड़की बचपन से ही बिजली और गरज से डरती थी। जैसे ही बारिश होती, उसे किसी के साथ चिपक कर रहना पड़ता था। मैंने लंबी सांस ली और आखिरकार उसे उसके कमरे में भेजने का इरादा छोड़ दिया। सो जाओ, उसने धीरे से हूं कहा और सच में शांत हो गई। लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने सिर झुकाकर उसके सोए हुए चेहरे को देखा। उसकी लंबी पलकें झुकी हुई थीं और उनकी परछाइयां गालों पर पड़ रही थीं। छोटी सी नाक सीधी और सुंदर थी। उसके गुलाबी होठ हल्के से फूले हुए थे। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने हाथ बढ़ाया और उंगलियों से धीरे से उसके मुलायम गाल को छू लिया। ये लड़की शायद इतनी परेशान करने वाली भी नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगला दिन धूप से भरा हुआ था। चमकती हुई धूप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात का भयानक तूफान सिर्फ एक सपना था। मैं और बाइनिंग बिंग स्कूल जाने वाले रास्ते पर साथ चल रहे थे। हमारे बीच हमेशा की तरह एक सुरक्षित दूरी थी। कल के नाटक के बाद स्कूल में उसकी लोकप्रियता कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई थी। उसके रहस्यमयी आदमी को लेकर फैली अफवाहें स्कूल फोरम का सबसे हॉट टॉपिक बन चुकी थी। इतने सारे अलग अलग वर्जन बन चुके थे कि उनसे लाखों शब्दों का उपन्यास लिखा जा सकता था। और मैं और हाउसवाई दोनों मुख्य संदिग्धों के रूप में ऐसी प्रसिद्धि का आनंद ले रहे थे जो पहले कभी नहीं मिली थी। बाइनिंग बिंग ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही ठंडी शांति थी। आसपास के लोगों की फुसफुसाहटों को वो पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उसके कदम जानबूझकर थोड़े धीमे थे। वो हमेशा मेरी चाल के साथ अपनी चाल मिलाकर चल रही थी। स्कूल के गेट पर पहुंचकर वो अचानक रुक गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने अपने बैग से एक सुंदर सा बेंटो बॉक्स निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। ये तुम्हारे लिए है। इतना कहकर उसने मुझे प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं दिया। वो तेजी से आगे बढ़ी और बिना पीछे देखे स्कूल के अंदर चली गई। मेरे सामने सिर्फ उसकी घमंडी सी पीठ बची थी। मैंने हाथ में पकड़े बेंटो बॉक्स की तरफ देखा। उसमें अभी भी हल्की गर्माहट थी। क्या इस लड़की का स्वभाव बदल गया है? तभी सीन शिफ्ट होता है। सुबह की एक्सरसाइज का समय था। पूरे स्कूल के छात्र मैदान में जमा थे। अभ्यास खत्म होने के बाद फ्री टाइम शुरू हुआ। हाउसवाई मुझे खींचकर कैंटीन में कुछ पीने ले गया। जब हम वापस लौट रहे थे तो मैंने बाइनिंग मिंग को देखा। वो मैदान के किनारे घास के पास बैठी आराम कर रही थी। उसके साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्त सॉन्ग रुई भी थी। उसके हाथ में पानी की बोतल थी और वो छोटे छोटे घूंट लेकर पी रही थी। उसका अंदाज इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे कोई विज्ञापन शूट हो रहा हो। तभी फिर से मुसीबत आ गई। लिंचवान कुछ बास्केटबॉल टीम के सदस्यों के साथ बॉल पकड़े सीधा बाइनिंग मिंग की तरफ आ गया। उसके चेहरे पर एक संतुलित मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल की ठुकराहट का उस पर जरा भी असर ना हुआ हो। जूनियर बाइनिंग मिंग, इस वीकेंड हमारी टीम का मैच है।
क्या तुम आकर हमें चीयर करोगी? मैंने तुम्हारे लिए पहली पंक्ति में सीट भी रखी है। आसपास का माहौल तुरंत फिर से गपशप की खुशबू से भर गया। सभी की निगाहें उनकी तरफ चली गईं। सब इंतजार कर रहे थे कि फ्लावर क्वीन क्या जवाब देगी। बाइनिंग मिंग ने तो पलक तक नहीं झपकाई। वो बस अपना पानी पीती रही और लिन चुआन को हवा की तरह नजरअंदाज करती रही। लिन चुआन की मुस्कान थोड़ी अटक गई। उसके बगल में खड़े एक टीम सदस्य ने तुरंत कहा, जूनियर, हमारे कैप्टन पहली बार किसी लड़की को खुद मैच देखने के लिए बुला रहे हैं। थोड़ा तो सम्मान दे दीजिए। आखिरकार बाइनिंग बिंग ने प्रतिक्रिया दी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन बंद किया, खड़ी हुई और अपनी उन शांत ठंडी आंखों से लिन चुआन की तरफ एक नजर डाली। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा इनकार छिपा था जिसमें किसी दखल की गुंजाइश नहीं थी। समय नहीं है, इतना कहकर वो मुड़ी और जाने लगी। रुको। लिन चुआन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने उसे फिर से रोका। जूनियर, कल तुमने कहा था कि तुम... वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बाई निंगबिंग ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरा मैदान एक बार फिर पत्थर बन गया। वो मुड़ी, अपनी लंबी टांगों से चलती हुई सभी लोगों की जिज्ञासु नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधी मेरी तरफ आने लगी। मेरे बगल में खड़ा हाउ शुआई इतना घबरा गया कि उसके हाथ पैर एक साथ चलने लगे। फांग युआन, वो इधर आ रही है, वो सच में इधर आ रही है। कहीं वो फिर से कोई दुनिया हिला देने वाली बात तो नहीं बोलने वाली? मैं भी थोड़ा तनाव में आ गया। पता नहीं ये लड़की अब कौन सा नया तमाशा करने वाली है। पूरे स्कूल के छात्रों की निगाहों के सामने, खासकर लिन चुआन की लगभग आग उगलती आंखों के सामने, बाई निंगबिंग मेरे सामने आकर रुक गई। फिर उसने ऐसा काम किया जो कल की सार्वजनिक घोषणा से भी ज्यादा खतरनाक था। ऐसा काम जिसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई वही पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी, जिससे वो अभी थोड़ी देर पहले पानी पी रही थी। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, उसमें हल्की सी घबराहट भी छिपी हुई थी, लेकिन मैदान में फैली खामोशी की वजह से उसकी हर बात सबके कानों तक साफ पहुंच गई। मैंने नीचे उस बोतल की तरफ देखा। उसके मुंह पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें चमक रही थी, यहां तक कि उससे बाइंडिंग बिंग की हल्की फूलों जैसी खुशबू आ रही थी। मेरा दिमाग लगभग 3 सेकंड के लिए खाली हो गया। ये क्या मतलब था? अप्रत्यक्ष चुंबन, और वो भी पूरे स्कूल के सामने। मैं साफ महसूस कर सकता था कि पीछे खड़े लिन चुआन की नजरें अब आग नहीं बल्कि बर्फीली तलवारों जैसी हो चुकी थीं, जो मुझे टुकड़ों में काट सकती थीं। आसपास खड़े सभी छात्रों के जबड़े जमीन पर गिर चुके थे। किसी की बोलने की ताकत नहीं बची थी। मेरे बगल में खड़ा हाउ शुआई जोर से ठंडी सांस खींच बैठा। आवाज इतनी तेज जैसे कोई टूटी हुई मशीन चल पड़ी हो। बाइनिंग बिंग ने देखा कि मैं बोतल लेने में हिचकिचा रहा हूं, तो वो थोड़ा बेचैन हो गई। उसके गोरे गालों पर हल्की गुलाबी लाली छा गई। उसने बोतल और आगे बढ़ा दी। उसकी आवाज में हल्की सी जल्दी और थोड़ा सा नखरा था। जल्दी लो ना, मेरा हाथ थक गया है। उसी पल मुझे समझ आ गया कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने चुपचाप हाथ बढ़ाया और बोतल ले ली। उसकी उम्मीद भरी नजरों के नीचे मैंने ढक्कन खोला और उसी बोतल से एक घूंट पानी पी लिया। ओह! पूरा मैदान फट पड़ा। उसी दिन स्कूल का फोरम क्रैश हो गया। पूरे फोरम में सिर्फ एक ही पोस्ट सबसे ऊपर पिन थी। लाल मोटे अक्षरों में लिखा था, बड़ी खबर, बर्फीली फ्लावर क्वीन और रहस्यमयी लड़का, स्कूल के मैदान में सार्वजनिक अप्रत्यक्ष चुंबन। लिन चुआन का चेहरा मौके पर ही हरा पड़ गया। नीचे के कमेंट सिर्फ आधे घंटे में हजारों मंजिलों तक पहुंच गए। सर्वर सीधे ओवरलोड होकर बंद हो गया। उस दिन के बाद मेरे और हाउ शुआई के संदिग्ध होने का मामला आखिर साफ हो गया। 99% लोगों ने मान लिया कि मैं ही वो रहस्यमयी आदमी था जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, और मैं भी एक साधारण सामान्य छात्र से सीधे पूरे स्कूल के लड़कों का साझा दुश्मन बन गया। जब भी मैं स्कूल में चलता, मुझे हर तरफ से जलन, नाराजगी और असंतोष भरी नजरें महसूस होती, जैसे हजारों खंजर मेरी पीठ में घुस रहे हों। हाउ शुआई की नजरें भी अब गपशप से बदलकर श्रद्धा में बदल चुकी थीं। फांग युआन, अब से तुम मेरे बड़े भाई हो। आखिर तुमने ये किया कैसे? मुझे भी कुछ गुर सिखा दो। मैंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, घर जाकर बाइनिंग बिंग की अच्छी तरह क्लास लगानी है। लेकिन जब मैं शाम को घर पहुंचा और गुस्से में हिसाब बराबर करने की तैयारी कर रहा था, तब मैंने देखा कि खाने की मेज पर 4 व्यंजन और एक सूप रखा हुआ था। हालांकि उनमें से 2 व्यंजन थोड़े जले हुए लग रहे थे, लेकिन देखने में फिर भी ठीक ठाक थे। बाइनिंग बिंग एप्रन पहने खड़ी थी। वो बिल्कुल उस छोटी बिल्ली जैसी लग रही थी जो अपने मालिक से तारीफ का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। फांग युआन, तुम आ गए। आज मैंने खाना बनाना सीखने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उस पर साफ लिखा था, मेरी तारीफ करो। मेरे मुंह तक आए सारे डांटने वाले शब्द वापस अंदर चले गए। लगता है आज की क्लास रद्द करनी पड़ेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगले कुछ दिन शांति से गुजर गए। बाइनिंग बिंग स्कूल में अब भी मेरे साथ ऐसे व्यवहार करती थी जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है।
लेकिन कभी कभी ब्रेक के समय वो चुपके से मेरे डेस्क पर दूध का डिब्बा रख जाती, या जब मैं ऊँग रहा होता तो अपनी पेन से हल्के से मेरी पीठ में चुभोती। ये छोटी छोटी हरकतें बेहद गुप्त थीं, लेकिन उतनी ही मीठी भी। और हमारा रिश्ता स्कूल में एक खुला रहस्य बन चुका था। सब समझते थे, बस कोई खुलकर बोलता नहीं था। फिर शुक्रवार की दोपहर आई। उस दिन स्कूल बास्केटबॉल टीम का फाइनल मैच था। सामने वाला स्कूल नंबर 11 था। मैच बहुत जबरदस्त था। हमारी टीम लगातार पीछे चल रही थी। हाफ टाइम तक माहौल थोड़ा भारी हो चुका था। तभी लिन चुआन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने एक लाउडस्पीकर उठाया और बास्केटबॉल कोर्ट के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजर पूरे स्टेडियम को पार करती हुई सीधे बाइनिंग बिंग पर जाकर टिक गई, जो दर्शक दीर्घा में बैठी थी। बाइनिंग बिंग! उसकी आवाज लाउडस्पीकर के जरिए पूरे जिम में गूंज उठी। एक पल में पूरा हॉल शांत हो गया। सभी लोग एक साथ बाइनिंग बिंग की तरफ देखने लगे। बाइनिंग बिंग भी हैरान रह गई। साफ था कि उसने नहीं सोचा था कि लिन चुआन ऐसा कुछ करेगा। मैं उससे ज्यादा दूर नहीं बैठा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। एक अजीब सा बुरा एहसास होने लगा। और जैसा मैंने सोचा था, अगले ही पल लिन चुआन ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, बाइनिंग बिंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बूम! पूरा जिम ऐसे फट पड़ा जैसे किसी ने परमाणु बम गिरा दिया हो। चीखें, सीटियां और चारों तरफ की चर्चा एक ही पल में पूरे माहौल को डुबो गईं। सबके सामने प्रेम प्रस्ताव, और वो भी स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के का फ्लावर क्वीन को। ये निस्संदेह पूरे साल की सबसे विस्फोटक खबर थी। सभी लोगों की नजरें सर्च लाइट की तरह बाइनिंग बिंग के उस नाजुक चेहरे पर टिक गईं, जो इस समय इतना पीला पड़ चुका था कि उसमें खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। ये अचानक हुई घटना साफ तौर पर उसकी उम्मीद से बाहर थी। उसका पूरा शरीर वहीं जड़ हो गया था। वो हिल तक नहीं रही थी। उसकी रोज की शांति और आत्मविश्वास पूरी तरह से गायब हो चुके थे। मैंने देखा कि उसकी उंगलियां अपने कपड़ों के किनारे को कस कर पकड़े हुए थी। ज्यादा जोर लगाने की वजह से उसकी उंगलियों के सिरे तक सफेद पड़ गए थे। लिन चुआन ने देखा कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तो उसने फिर आवाज लगाई, बाइनिंग बिंग, मुझे एक मौका दोगी? उसकी आंखों में पूरा आत्मविश्वास भरा हुआ था। उसके हिसाब से कोई भी लड़की इतनी भव्य और रोमांटिक सार्वजनिक प्रेम स्वीकारोक्ति को ठुकरा नहीं सकती थी। लेकिन उसने एक बात का गलत हिसाब लगाया था। बाइनिंग बिंग कभी भी एक सामान्य लड़की नहीं रही थी। सबकी निगाहों के बीच, लिन चुआन की उम्मीदों से भरी आंखों के सामने बाइनिंग बिंग आखिरकार हिली। लेकिन वो लिन चुआन की तरफ नहीं गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो अचानक अपनी सीट से खड़ी हुई और फिर डली हुई हिरनी की तरह, जब तक कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने एक ऐसा फैसला कर लिया जो पूरी तरह उसके दिल की प्रतिक्रिया थी और जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सीधे मुड़कर मेरी तरफ भागी और आकर मुझसे टकरा गई। अगले ही पल वो पूरी तरह मेरी पीठ के पीछे छिप गई। उसके छोटे छोटे हाथों ने मेरी टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर अभी भी हल्का कांप रहा था। उसने अपना चेहरा मेरी पीठ में छिपा लिया और पूरे मैदान के सामने अपने इस एक काम से अपना जवाब दे दिया। उस पल पूरी दुनिया जैसे शांत हो गई। लिन चुआन बास्केटबॉल कोर्ट के बीचों बीच खड़ा था। उसके चेहरे का आत्मविश्वास और मुस्कान धीरे धीरे जमने लगे, फिर टूटकर बिखर गए। आखिर में उसके चेहरे पर सिर्फ शर्मिंदगी और गहरा अंधेरा बचा। और मैं, अपनी पीठ से लगी उस कांपती हुई मुलायम देह को महसूस करते हुए, उसकी तेज सांसों की आवाज सुनते हुए, मन ही मन एक और लंबी आह भर बैठा। बस, अब तो गया काम। इस बार ये बात किसी भी हालत में नहीं छिप सकती। उस दिन मैच का अंतिम परिणाम किसी को नहीं याद रहा। सब कुछ सिर्फ हाफ टाइम के दौरान हुआ वो आसमान हिला देने वाला प्रेम प्रस्ताव और उसका बिजली गिरा देने वाला अंत याद रहा। लिन चुआन आखिर मैदान से कैसे गया, मैंने भी ठीक से नहीं देखा। बस इतना सुना कि दूसरे हाफ में वो एक भी गेंद सही से नहीं डाल पाया। हमारी स्कूल टीम भी फाइनल हार गई। उस दिन के बाद मेरे और बाइनिंग बिंग के रिश्ते का राज अब कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं था। वो पूरे स्कूल की गपशप के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो चुका था। मैं, फांग युआन, 11वीं कक्षा का एक सामान्य और बिल्कुल सामान्य छात्र, आधिकारिक रूप से पूरे स्कूल द्वारा उस इंसान के रूप में मान लिया गया था जिसने बर्फ जैसी फ्लावर क्वीन का दिल जीत लिया था। अब जब मैं स्कूल में चलता था तो पहले जैसी जलन और नफरत भरी नजरें नहीं मिलती थीं। उनकी जगह सम्मान, जिज्ञासा और थोड़ी सी सहानुभूति ने ले ली थी। सम्मान इस बात का कि मैंने ये कारनामा कैसे किया, जिज्ञासा मेरी असली पहचान को लेकर, और सहानुभूति इस बात की कि शायद मुझे भविष्य में लिन चुआन के फैन क्लब की तरफ से शिकार बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ बाइनिंग बिंग ने भी स्कूल में मुझे ना जानने का नाटक पूरी तरह छोड़ दिया था। हालांकि वो अभी भी खुद से आकर बात नहीं करती थी, लेकिन हर सुबह स्कूल गेट पर मेरा इंतजार करती, फिर लगभग
आधा मीटर की दूरी पर चुपचाप मेरे पीछे पीछे क्लास तक आती। कभी कभी वो चुपके से अपनी अभ्यास पुस्तिका मेरी डेस्क पर सरका देती। जिन सवालों को वो हल नहीं कर पाती थी उन्हें लाल पेन से घेरा हुआ होता। खेल के पीरियड में वो पानी की बोतल लेकर बास्केटबॉल कोर्ट के किनारे बैठकर मुझे खेलते हुए देखती। ये बिना शब्दों वाले छोटे छोटे इशारे किसी भी प्रेम स्वीकारोक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। हाव शाय तो पूरी तरह सुन्न हो चुका था। हर दिन मेरे सामने आहें भरता रहता। फांग युआन, पहले मुझे लगता था कि प्यार बहुत धमाकेदार और फिल्मी होना चाहिए, लेकिन अब समझ आया कि असली प्यार तो चुपचाप लोगों को खत्म कर देता है। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय मैं बाइनिंग बिंग को पढ़ा रहा था। ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि दोनों एकांतर अंतःकोण है, समझी? बाइनिंग बिंग ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि उसे आधा भी समझ नहीं आया। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थीं। मुझे पूरा शक था कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रही, वो बस मेरे साथ बैठने के समय का आनंद ले रही थी। हमारे दिन ऐसे ही बीतते गए, पूरे स्कूल की निगाहों के सामने, एक मीठे से आधिकारिक अनौपचारिक रिश्ते के साथ। यहां तक कि कभी कभी मुझे भ्रम होने लगा था कि शायद ऐसी जिंदगी हमेशा चलती रहे तो भी बुरा नहीं होगा। फिर आया वो सप्ताहांत। उस दिन मैं और बाइनिंग बिंग शहर के बीचों बीच मौजूद एक किताबों की दुकान पर कुछ संदर्भ पुस्तकें खरीदने जाने वाले थे। लोगों की बेवजह की निगाहों से बचने के लिए हमने तय किया था कि हम एक साथ नहीं निकलेंगे। मैं पहले जाऊंगा और वो कुछ देर बाद पीछे से आएगी। जिस पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हम रहते थे उसकी एकमात्र अच्छी बात उसकी शांति थी। मैं आगे चल रहा था, बाइनिंग बिंग लगभग 10 मीटर पीछे थी। जैसे ही मैं सोसाइटी के गेट के पास पहुंचा, मेरी नजर अचानक एक पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो हमारी क्लास की गपशप क्वीन थी, वो लड़की जिसे सब जासूसी एजेंसी कहते थे, कू दी इंडियन। वो अपनी मां के साथ सब्जियों से भरे 2 बड़े बैग उठाए सामने वाली बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। मेरा दिल एकदम धक से रह गया। बर्बाद, ये यहां कैसे रहती है? मैंने तुरंत कदम तेज करने की कोशिश की जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फांग युआन, कू दी इंडियन ने भी मुझे देख लिया और बेहद उत्साह से हाथ हिलाया। मेरे पास रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, कितना संयोग है, तुम भी यहां रहती हो? हाँ। उसकी नजर मेरे ऊपर घूमी, फिर उसने मेरे पीछे खड़ी बाइनिंग बिंग को देख लिया। उसी पल मैंने साफ देखा कि उसकी आंखों में एक ऐसी चमक उभरी जो किसी पुरातत्ववेत्ता को खोया हुआ महाद्वीप मिलने पर भी शायद न आए। उसकी गपशप राडार पूरी ताकत से चालू हो गई थी। अरे क्लास मॉनिटर, उसने तुरंत बाइनिंग बिंग की तरफ हाथ हिलाया। तुम भी इसी कॉम्प्लेक्स में रहती हो? कितना बड़ा संयोग है। मैं तो आज ही अपनी मां के साथ यहां शिफ्ट हुई हूं। मैं अपनी नानी के घर रहने आई हूं। बाइनिंग बिंग के कदम वहीं रुक गए। उसके हमेशा भावहीन चेहरे पर पहली बार घबराहट की हल्की झलक दिखाई दी और मुझे साफ महसूस हुआ कि हालात अब बहुत खतरनाक दिशा में बढ़ रहे हैं। कू दी इंडियन की नजरें लगातार हम दोनों के बीच घूम रही थीं। उसके चेहरे का भाव साफ कह रहा था, समझ गए, मैं सब समझ गए। तुम दोनों साथ में जा रहे हो क्या? उसने टटोलते हुए पूछा। उसके चेहरे पर एक बेहद संदिग्ध मुस्कान थी। नहीं, हाँ, हम दोनों लगभग एक साथ बोल पड़े। एक ने पूरी मजबूती से इनकार किया, दूसरी ने हिचकिचाते हुए आधा सच कबूल कर लिया। आसपास का माहौल तुरंत मौत जैसी खामोशी में डूब गया। कू दी इंडियन के चेहरे की मुस्कान और भी रहस्यमय हो गई। उसके पास खड़ी उसकी मां भी हमें ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, आजकल के बच्चे भी ना। मैंने बाइनिंग बिंग का चेहरा देखा। शर्म और घबराहट की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। मेरे दिल से एक लंबी आह निकली। गया काम, इस बार तो सच में गया काम। लगता है अब मेरे और फ्लावर क्वीन के साथ रहने की बात सच में छिप नहीं सकती। तभी सीन शिफ्ट होता है। उस पूरे वीकेंड में डर और तनाव में जीता रहा। मैं लगभग कल्पना कर सकता था कि सोमवार को स्कूल पहुंचते ही कैसी भयानक आंधी आने वाली है। कू दी इंडियन नाम का वो चलता फिरता लाउडस्पीकर निश्चित रूप से फांग युआन और बाइनिंग बिंग साथ रहते हैं वाली खबर में नमक मिर्च मिलाकर पूरे स्कूल के हर कोने तक पहुंचा देगा। उस समय सिर्फ सहपाठियों की गपशप ही नहीं, बल्कि क्लास टीचर और अनुशासन विभाग की पूछताछ भी हमारा इंतजार कर रही होगी। घर पर बाइनिंग बिंग सोफे के कोने में गोल होकर बैठी थी। उसने तकिया पकड़ रखा था और गुस्से से मुझे दोष दे रही थी। सब तुम्हारी गलती है। मेरी? मैंने ठंडी हंसी हंसी। कौन था जो बाहर निकलने से पहले आधा घंटा कपड़े चुन रहा था? कौन था जो हर 2 कदम पर शीशे में अपना चेहरा देख रहा था? बाइनिंग बिंग भी बात से पूरी तरह चुप हो गई। उसके होंठ फूले और उसने अपना पुराना हथियार निकाल लिया। मैं दुखी हूं लेकिन कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने लंबी सांस ली और उसके बगल में बैठ गया। अब सोचो, सोमवार को क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं? उसने तकिए में मुंह छिपाते हुए उदास आवाज में कहा। ज्यादा से ज्यादा सच स्वीकार कर लेंगे। मैं एक पल के लिए जम गया। क्या स्वीकार करेंगे? यही कि हम साथ रहते हैं। अरे बड़ी मैडम, तुम्हें पता भी है कि हाई स्कूल के लड़का लड़की के साथ रहने का क्या मतलब निकाला जाएगा। अगर स्कूल को पता चल गया तो हमारी टांगे तोड़ने से भी नहीं चूकेंगे।
और अगर माँ को पता चला तो वो विदेश से उड़कर आएंगी और पहले मुझे पीटेंगी। तो अब क्या करें? आखिरकार वो सच में घबरा गई। उसने तकिए से सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं और उनमें बेचैनी भरी हुई थी। उसका ये डरा हुआ चेहरा देखकर मेरी मन की चिढ़ थोड़ी कम हो गई। छोड़ो, अगर आसमान गिरेगा तो मैं संभाल लूंगा। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। जो होगा देखा जाएगा। अगर किसी ने पूछा तो बस यही कहेंगे कि हमारे परिवार पड़ोसी हैं और तुम कभी कभी मेरे घर खेलने आ जाती हो, याद है? उसने आधा समझते हुए सिर हिला दिया। लेकिन मैं बहुत भोला निकला। मैंने अफवाहों की रफ्तार को कमा कहा और स्कूल की प्रतिक्रिया को ज्यादा। हम सोमवार तक भी नहीं पहुंच पाए। तभी सीन शिफ्ट होता है। रविवार की रात में रसोई में वो करी बना रहा था जिसे बाइंडिंग बिंग ने खास तौर कर खाने की जिद की थी। तभी डोरबेल बजी। फांग युआन, जाकर दरवाजा खोलो। बाइंडिंग बिंग ने लिविंग रूम से आवाज लगाई। वो सोफे पर आराम से गोल होकर बैठी थी और एनिमे देख रही थी। मेरे हाथ पूरे सॉस से भरे हुए थे, इसलिए मैंने जवाब दिया, तुम ही जाकर खोल लो। आह, जल्दी जाओ ना, अभी सबसे मजेदार सीन चल रहा है। उसने फिर नखरा किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने एप्रन पर हाथ पहुंचे और दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही मैंने डोर आई से बाहर झांका, मेरा दिल आधा ठंडा हो गया। बाहर कोई और नहीं बल्कि हमारी क्लास टीचर लॉ खड़ी थी, वही जिन्हें छात्र गुप्त रूप से निर्दयी गुरुमा कहते थे। और उनके बगल में खड़ी थी कूड यांडियान, जिसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। साथ में लिन चरान भी था, जिसका चेहरा बेहद खराब लग रहा था। कमाल है, ये लोग तो पूरी टीम बनाकर छापा मारने आए हैं। मेरा दिमाग बिजली की तरह दौड़ने लगा। मैंने तुरंत धीरे से लिविंग रूम की तरफ आवाज लगाई, बाइनिंग बिंग, जल्दी अपने कमरे में जाओ, बाहर मत निकलना। लिविंग रूम में बैठी बाइनिंग बिंग मेरी आवाज सुनकर चौंक गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी तरीके से ओह कहा। उसने अपने स्नैक्स समेटे और दौड़कर अपने कमरे में घुस गई। मैंने गहरी सांस ली, चेहरा सामान्य बनाया और दरवाजा खोल दिया। टीचर लॉ, आप यहां? मेरे चेहरे पर आदर्श छात्र वाली मुस्कान थी। नमस्ते कूडी एंडियन, नमस्ते सीनियर लिंचरान, अंदर आइए। टीचर लॉ ने चश्मा ठीक किया और अपनी तेज नजर मेरे पीछे लिविंग रूम में घुमाई। फांग युआन, हम अंदर नहीं आएंगे। उनकी आवाज बेहद सख्त थी। हमें छात्रों की शिकायत मिली है कि तुम्हारा और बाइनिंग बिंग का अनुचित संबंध है, यहां तक कि तुम दोनों साथ रहते हो। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन चेहरे पर मैंने शांति बनाए रखी। टीचर लॉ, ये पूरी तरह गलतफहमी है। बाइनिंग बिंग और मैं सिर्फ सहपाठी हैं, हम साथ कैसे रह सकते हैं? तभी अब तक चुप खड़ा लिंचरान अचानक ठंडी हंसी हंसा और नीचे जूते रखने वाली रैक की तरफ इशारा किया। तो फिर ये महिलाओं वाली चप्पलें किसकी हैं? मैंने नीचे देखा और मेरा दिमाग एकदम सुन हो गया। जूते रैक के पास एक जोड़ी गुलाबी खरगोश वाली चप्पलें रखी थीं। वो बाइनिंग बिंग की थीं। अभी थोड़ी देर पहले वो जल्दबाजी में कमरे में भागी थी और उन्हें वहीं छोड़ गई थी। बस, अब तो मामला ऐसा हो गया था कि चाहे सच कुछ भी हो, देखने वाले को वही लगेगा जो वो सोचना चाहता है। कूडियांडियान को मौका मिल गया। वो तुरंत बोली, टीचर, मैंने कल अपनी आंखों से इन दोनों को इसी कॉम्प्लेक्स से साथ निकलते देखा था और मैंने फांग युआन के घर के अंदर लड़की की आवाज भी सुनी थी। सच कहूं तो उस समय मेरा मन कर रहा था कि उसके सिर पर हल्की सी चपत लगा दूं। टीचर लॉ का चेहरा अब बेहद गंभीर हो चुका था। उन्होंने मेरी तरफ घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर दिया, फांग युआन, बाइनिंग बिंग को बाहर बुलाओ। तुम दोनों को आज सारी बात साफ साफ समझानी होगी। मैं दरवाजे पर खड़ा था, जैसे कोई अपराधी सार्वजनिक सुनवाई के इंतजार कर रहा हो। लिविंग रूम के अंदर से टीवी की आवाज अब भी आ रही थी। वही एनिमे जो बाइनिंग बिंग को सबसे ज्यादा पसंद था। उसका हल्का फुल्का और खुशमिजाज ओपनिंग सॉन्ग इस समय बेहद व्यंग्यात्मक लग रहा था। मुझे पता था कि अब इस मुसीबत से बचना नामुमकिन है। ठीक जब मैं सारी जिम्मेदारी अपने सिर लेने के लिए मुंह खोलने वाला था, तभी मेरे पीछे वाले कमरे का दरवाजा खट की आवाज के साथ खुल गया। बाइनिंग बिंग अंदर से बाहर आई। उसने एक साधारण सफेद टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी साफ आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने टीचर लो की तरफ नहीं देखा, की दियन और लिन चुआन को भी नजरअंदाज कर दिया। वो सीधी चलकर मेरे पास आई और मेरे बगल में खड़ी हो गई। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज में, लेकिन इतनी साफ कि दरवाजे पर खड़े सभी लोग सुन सकें, कहा, फैंग युआन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस पल मुझे लगा जैसे दिल के किसी कोने को किसी ने हल्के से छू लिया हो। एक अजीब सी कसक और नरमी एक साथ फैल गई। टीचर लो ने तब सच में बाइनिंग बिंग को मेरे घर से बाहर आते देखा तो वो गुस्से से लगभग सांस नहीं ले पा रही थी। बाइनिंग बिंग, तुम दोनों ने सच में मुझे बहुत निराश किया है। की दियन के चेहरे पर छिपी हुई खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लिन चुआन की नजरें बर्फीले खंजर जैसी ठंडी थीं और वो लगातार हमें घूर रहा था।
आखिरकार लिन च्वान ने अपनी नजर टीचर लो की तरफ घुमाई। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन बेहद शांत थी। मामला वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। वैसा नहीं है? टीचर लो की आवाज और तीखी हो गई। रात के समय एक लड़का और एक लड़की एक ही घर में है। अब तुम और क्या समझाना चाहती हो? बाय निंगबिंग ने गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। मेरे माता पिता काम की वजह से विदेश गए हुए हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझे फैंग युआन के माता पिता की देखभाल में छोड़ा था, लेकिन पिछले महीने फैंग युआन के माता पिता भी काम से बाहर चले गए, इसलिए मैं यहीं रह रही हूं। वो कुछ पल रुकी, फिर बाहर खड़े तीनों लोगों को देखकर आगे बोली, हम सिर्फ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। अगर इसे भी गलत रिश्ता माना जाएगा तो मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। उसकी ये सफाई पूरी तरह तर्कसंगत थी। टीचर लो कुछ पल के लिए चुप हो गई। साफ था कि उन्होंने ऐसे हालात की उम्मीद नहीं की थी। की दियान दियान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन टीचर लो ने उसे इतनी सख्त नजर से देखा कि वो तुरंत चुप हो गई। लिन च्वान का चेहरा बार बार बदल रहा था। आखिर में उसने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, मान लिया कि तुम दोनों साथ रह रहे हो, लेकिन स्कूल में जो कुछ हो रहा है उसकी क्या सफाई है? यही असली मुद्दा था। साथ रहना किसी तरह समझाया जा सकता था, लेकिन हाई स्कूल के इस संवेदनशील समय में प्यार का मामला पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र था। सबकी निगाहें फिर से हमारी तरफ मुड़ गईं। मैं जल्दी से वही पुराना बहाना देने वाला था कि हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बाय निंगबिंग मुझसे तेज निकली। उसने ऐसा काम किया जिसे मैं शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। सबके हैरान चेहरों के सामने उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेली थोड़ी ठंडी थी, उस पर हल्का पसीना भी था, लेकिन उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। फिर उसने ठोड़ी ऊंची उठाई, बिल्कुल एक गर्वीले हंस की तरह, और लिन च्वान की अविश्वास से भरी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ साफ कहा, मैं इन्हें पसंद करती हूं। मैं फैंग युआन को पसंद करती हूं। इसका हमारे साथ रहने या ना रहने से कोई संबंध नहीं है। स्कूल में मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं इन्हें पसंद करती हूं। उसकी आवाज शांत गलियारे में गूंज गई। हर शब्द ऐसा था जैसे शांत झील में पत्थर फेंका गया हो और उससे अनगिनत लहरें उठ गई हों। टीचर लो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। की दियान दियान का मुंह इतना खुल गया जैसे उसमें एक बल्ब आ जाता। लिन च्वान का चेहरा से खून का आखिरी कतरा भी गायब हो गया, और मैं उसकी हथेली से आती गर्माहट और मजबूती को महसूस कर रहा था। उसके चेहरे का साइड प्रोफाइल लाल हो चुका था। वो साफ तौर पर घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी बेहद बहादुर दिख रही थी। मेरा दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर कूद पड़ेगा। ये बेवकूफ लड़की, क्या इसे अंदाजा भी है कि ऐसी बातें कहने के बाद इसे किन नतीजों का सामना करना पड़ सकता है? उस रात की बाकी बातें मुझे ठीक से याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि आखिर में टीचर लो ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे गहरी नजर से देखा, फिर उन दो टूटे हुए लोगों को लेकर चली गईं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाय निंगबिंग का शरीर ढीला पड़ गया और वो सीधे मुझ पर टिक गईं। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पूरी तरह ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। मैंने मुंह खोला लेकिन आगे कुछ कह नहीं पाया। फैंग युआन, उसने अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। क्या मैं बहादुर थी? हाँ। मैंने उसे बाहों में भर लिया और जोर से सिर हिलाया। बहुत बहादुर। तो क्या तुम्हें ऐसी बहादुर मैं पसंद हूं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस उसे और कसकर गले लगा लिया। तभी सीन शिफ्ट होता है। उस रात हमारी क्लास का वी-चैट ग्रुप पूरी तरह फट गया। टीचर लो के जाने के 10 मिनट के बाद ही एक नया नोटिफिकेशन आया। वो बाय निंगबिंग का मैसेज था। उसने एक तस्वीर भेजी थी। तस्वीर में दो हाथ एक दूसरे में मजबूती से फंसे हुए थे। एक हाथ मेरा था और दूसरा उसका। तस्वीर के नीचे उसने एक लाइन लिखी और पूरे ग्रुप को टैग किया, बाय निंगबिंग। निंगबिंग कभी नहीं भूलेगी। सभी लोग सुन ले, फैंग युआन मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी सीन शिफ्ट होता है। सोमवार की सुबह जब मैं और बाय निंगबिंग साथ में स्कूल पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। हमारा स्वागत अब फुसफुसाहटों और इशारों से नहीं हुआ। उसकी जगह एक अजीब सी शांति थी। जो भी हमें देखता कुछ पल के लिए रुक जाता और फिर चुपचाप रास्ता छोड़ देता। उनकी आंखों में जिज्ञासा भी थी और एक तरह का सम्मान भी, जैसे किसी महान प्रेम कहानी को देख रहे हों। बाय निंगबिंग की वो वी-चैट पोस्ट एक छिपे हुए बम की तरह थी। उसने सारी अफवाहों और अटकलों को एक ही झटके में उड़ा दिया था। ये तरीका बिल्कुल बाय निंगबिंग जैसा था, सीधा, सरल और दबंग। टीचर लो ने भी हैरानी की बात ये की कि हमें अलग से बुलाकर बात नहीं की। बस क्लास के दौरान कई बार हमारी तरफ जटिल नजरों से देखती रहीं। की दियान दियान पूरे दिन सिर झुकाए रखी और हमारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। और लिन च्वान, उस दिन के बाद उसने लंबी छुट्टी ले ली। फिर वो कभी स्कूल नहीं आया। लोगों ने कहा कि उसने स्कूल ही बदल लिया। इस तरह पूरे स्कूल में आई वो भयानक आंधी आखिरकार एक बेहद नाटकीय अंत के साथ समाप्त हो गई।
किसी स्टेज ड्रामा की तरह आखिरकार मैं और बाई निंगबिंग आधिकारिक रूप से एक साथ हो गए। हाँ, हालांकि पूरी तरह आधिकारिक भी नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए, अभी लंच ब्रेक के दौरान मैं डेस्क पर सिर रखकर ऊँघ रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी बाह को हल्के हल्के छू रहा है। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि बाई निंगबिंग लाल चेहरे के साथ एक नोटबुक मेरी तरफ सरका रही थी। उसके ऊपर उसकी सुंदर लिखावट में एक छोटी सी लाइन लिखी थी, आज स्कूल के बाद साथ घर चलेंगे ना। उसे पढ़कर मेरी हंसी निकलने वाली थी। मैंने पेन उठाया और नीचे जवाब लिखा, क्या हम हर दिन साथ घर नहीं जाते। उसने पढ़ा तो उसका चेहरा और लाल हो गया। फिर वो जल्दी जल्दी लिखने लगी, मेरा मतलब है आज स्कूल गेट से साथ चलेंगे। मैंने उसके चेहरे पर एक साथ उम्मीद और घबराहट देखी तो मेरा दिल पिघल गया। मैंने नीचे बड़े अक्षरों में लिखा, ठीक है। ये देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं, उसके होठों के कोने अपने आप ऊपर उठ गए। फिर वो तुरंत सिर झुकाकर किताब पढ़ने का नाटक करने लगी, लेकिन उसके हल्के हल्के कांपते कंधे उसकी खुशी को पूरी तरह बयां कर रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है। छुट्टी के बाद मैंने अपना बैग समेटा और क्लासरूम के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। वो हमेशा की तरह धीरे धीरे बाहर आई और आकर मेरे बगल में खड़ी हो गई। आसपास के सहपाठी हमें देखकर ऐसी नजरें डाल रहे थे जैसे कह रहे हों, हम सब समझते हैं। फिर वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। चले? मैंने पूछा। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। हम दोनों शाम की सुनहरी रोशनी में भरे स्कूल कैंपस में साथ साथ चलने लगे। हमारी परछाइयां जमीन पर लंबी होती जा रही थी। ये पहली बार था जब हम इतने खुले तौर पर साथ चल रहे थे। उसके कदम बहुत छोटे थे और वो जानबूझकर धीरे चल रही थी, जैसे इस रास्ते को थोड़ा और लंबा करना चाहती हो। जब हम एक सुनसान मोड़ पर पहुंचे तो पता नहीं क्यों मैं अचानक रुक गया। क्या हुआ? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया, जैसे पके हुए सेब की तरह। उसने कुछ पल हिचकिचाया, लेकिन फिर अपना छोटा सा हाथ धीरे से मेरी हथेली पर रख दिया। उसकी हथेली मुलायम थी और हल्की सी ठंडी भी। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और आगे चलने लगा। उसका सिर इतना झुक गया था कि लगभग उसकी ठोड़ी उसकी छाती से लग गई थी, लेकिन उसके होठों पर खिली मुस्कान चाहे जितनी छिपाई जाए छिप नहीं सकती थी। वो दूर आसमान में फैली शाम की लालिमा से भी ज्यादा मीठी लग रही थी। जैसे जैसे हम स्कूल गेट के पास पहुंचे, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। वो अचानक थोड़ा घबरा गई। उसने हल्के से मेरा हाथ खींचा। फोंगियोन? उसने सिर झुकाए रखा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे मच्छर की भिनभिनाहट। हाथ पकड़ना ठीक है, लेकिन दोस्तों को मत दिखाना। मैंने उसके उस शर्मीले और जिद्दी चेहरे को देखा और खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। जैसे ही मैंने छोड़ा, वो घबराए हुए खरगोश की तरह तुरंत अपना हाथ पीछे छिपा गई। लेकिन अगले ही पल उसने चुपके से अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई और मेरी छोटी उंगली में फंसा ली। स्कूल गेट के सामने लोगों की भीड़ के बीच ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में हम दोनों ने दुनिया के सबसे बचकाने और सबसे गुप्त तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। मुझे पता था कि हमारी कहानी अभी बस शुरू हुई है। कौन समझ सकता था, वो बर्फ जैसी फ्लावर क्वीन जो पूरे स्कूल के सामने इतनी घमंडी और ठंडी लगती थी, अकेले में इतनी शर्मीली निकलेगी कि सिर्फ हाथ पकड़ने पर भी उसका चेहरा लाल हो जाता है। लेकिन अब वो शर्मीली लड़की मेरी थी।